नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर के लिए रोड बनाने वाली बीआरओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। 7 अक्टूबर को लिपुलेख रोड में लमारी के पास जीप में पहाड़ी गिरी थी, जिसमें 3 बच्चों समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पहाड़ी में के पास जीप जो है वहां पर गिर गई थी, जिससे हादसा हुआ था। हादसे के बाद तीनों बच्चों को पिता ने धारचूला थाने में बीआरओ के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत पर पुलिस ने बीआरओ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड इन दिनों खासी विवादों में है। बीते 20 दिनों में इस रोड पर 2 बड़े हादसे हो चुके हैं, जिसमें 13 लोगों की जान जा चुकी है। और इसी को लेकर के आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज किया गया। 3 बच्चों समेत 7 लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत हुई थी। जीप जो है पहाड़ी में गिरी थी और जिसके बाद यह हादसा हुआ था। और इस मामले पर बच्चों के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। दिनांक 7 तारीख को बूदी के निकट लमारी के पास जो है एक वाहन की दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हुई। श्री वेदन सिंह द्वारा अभियोजन दिया गया है कि बिहारों के लापरवाही के कारण घटना घटी है, जिस पर मेरे द्वारा जांच की गई। आज हमने इसमें अभियोग कर दिया है, जिस पर धारा 304A बिहारों और कंपनी के विरुद्ध हमने एफआईआर कर दी है। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 के खास शो 3 के तीर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा था कि उत्तराखंड में तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों को सुविधा हो रही है। लिपुलेख रोड को उन्होंने खासा अहम बताया। सड़क पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लिपुलेख सड़क एक उदाहरण है कि कैसे एक्सीडेंट और लैंडस्लाइड काम में अड़चन डाल रहा है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों की ये नियति है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं अक्सर, आज से नहीं बहुत पहले से। आपको पता है कि संभवतः कबीर बेदी जी की पत्नी प्रोतिमा जी थी, वो 20 साल पहले अपने साथियों के साथ जमीन दोज हैं मालपा, आज भी याद है मुझे मालपा। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, कई लोग दबते रहते थे, सड़कें थी नहीं आज तक, एक्सीडेंट होते थे, 1 महीने में पहुंचते थे। आज आप दिल्ली से चलिए, शाम को धारचूला रुकिए, कल को सीधे आप मानसरोवर जाइए, कैलाश मानसरोवर, डुबकी लगा के दूसरे दिन दिल्ली आना चाहे तो दिल्ली, कहीं बीच में रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है वहां। सड़कों में दुर्घटना हो रही है। अभी एक और दुर्घटना हुई है, उसमें हमारे 2 राज्यों के 2 लोग और उत्तराखंड के 2 लोगों की जान गई है। उसका हमें कष्ट है, लेकिन उसको किस तरह से हम सुदृढ़ करें, कम से कम वहां पहाड़ खिसकें, किस तरह से वहां नेट जिसे जाली कहते हैं कैसे फिट करें, वो योजनाएं पूरी चल रही हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो नियति में बाधा है वो तो होता ही है, ये माइनर चीजें हो ही जा रही। फिर सोमवार को देहरादून में दामी कैबिनेट की मीटिंग होगी। मीटिंग दोपहर में 12 बजे से शुरू होगी। मीटिंग में 24 से ज्यादा प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर नीतियों में आंशिक संशोधन को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को बोनस देने पर भी प्रस्ताव आ सकता है। वहीं महाविद्यालयों में योगा टीचरों की नियुक्ति पर भी प्रस्ताव आ सकता है। सरकार अब उन अधिकारियों की लिस्टिंग कर रही है जो काम में लापरवाही कर रहे हैं। अफसरशाही की कार्यशैली पर विपक्ष के सवाल और बीजेपी विधायकों और संगठन की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री अब एक्शन मोड में हैं। उत्तराखंड में अफसरशाही पर सिर्फ विपक्षी नहीं, सत्ताधारी भी सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभालते हुए पिछले दिनों जहां कुमाऊं कमिश्नर की ही क्लास लगा दी थी, वहीं अब सरकार ने उन अधिकारियों की लिस्टिंग भी शुरू कर दी है, जिनकी वजह से प्रदेश सरकार की फजीहत हो रही है। और इसकी शुरुआत इन्वेस्टर समिट के जरिए होगी। जिन अधिकारियों की ढीली कार्यशैली के चलते प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सका और त्रिवेंद्र सरकार के समय हुए MOU पर जिन अधिकारियों की ढीली कार्यशैली रही, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। सीएम धामी ने खुद माना है कि ये गंभीर मामला है और इस पर कार्रवाई की जाए। इन्वेस्टर समिट इसीलिए हो रही है कि जो भी कमियां हैं, जो भी निवेश नहीं आ पाया है, उस पर भी हम लोग
पुनः निरीक्षण उसका करेंगे, पुनः अवलोकन करेंगे कि आखिर कहां कहां पर हमारे स्तर पर कमी है। क्योंकि पहले से भी जब हम आज इन्वेस्टर समिट में जा रहे थे तो उससे पहले भी जो हमको सुझाव मिले थे कि भाई आपके नियम थोड़ा और अच्छे होने चाहिए, कुछ नए नियम होने चाहिए, नई पॉलिसीज होनी चाहिए, उन सभी को हमने किया। आपने ये भी अच्छा सुझाव दिया है। मीनाक्षी जी यहाँ पर बैठे नोडल अधिकारी, तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर विपक्ष का कहना है कि अब सीधे जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, जबकि बीजेपी मानती है कि विधायकों ने अधिकारियों के काम करने के रवैये पर शिकायत की थी, जिसे संगठन ने भी मुख्यमंत्री के सामने रखा था और अब सीएम इस पर गंभीर है। देखिए, प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी हावी है, क्योंकि मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का खेल चल रहा है। अधिकारियों की जो है कार्यप्रणाली में सुधार के लिए मसूरी में बहुत बड़ी वर्कशॉप भी सरकार ने की। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री को लग रहा है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उनको कैमरे के सामने फटकार लगानी पड़ रही है, तो फटकारने की जरूरत क्या है? आप तो प्रदेश के माई बाप है, सीधा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो है बाहर का रास्ता दिखाइए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए ना। आप पिछले दिनों हमारे सभी विधायकों के साथ हमारी लोकसभा के साथ बैठकें आई थी, ऐसा कोई विषय निकल कर आए थे जिसकी रिपोर्टिंग माननीय मुख्यमंत्री हमने की और मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे सभी अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ वो काम करें। इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बहुत से अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। जनता दरबार में आई शिकायतों से लेकर ऑफिशियल मीटिंग में अधिकारियों की कार्यशैली से कहीं न कहीं सरकार की फजीहत हो रही है, जिसके बाद अब लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। इधर पेपर लीक मामले में धामी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा संदेश दिया है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ से लेकर विजिलेंस ने की मामले में कई लोग गिरफ्तार किए गए, हालांकि उनमें से कुछ को जमानत भी मिली है। वहीं इस मामले को लेकर सीएम धामी ने कहा कि हर पहलू को देखा जा रहा है, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ अन्याय हो, हमें प्रदेश के युवाओं का भी देखना है, जो भी फैसला लिया जाएगा वो राज्य हित से जुड़ा होगा। लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में है, हमारे भाई बहनों के हित में, और आगे भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे। स्टिंग प्रकरण में सीबीआई द्वारा पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व मंत्री अरग सिंह रावत और पत्रकार रहे विधायक उमेश कुमार को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरग सिंह रावत और विधायक उमेश कुमार 2016 के स्टिंग प्रकरण में सीबीआई जांच के दायरे में हैं। तीनों को सीबीआई ने एक बार फिर नोटिस भेजा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मिले इस नोटिस से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल हरीश रावत और अरग सिंह रावत दोनों ही हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं, तो विधायक उमेश कुमार भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन तीनों नेताओं के सियासी भविष्य पर खतरा भी मंडरा रहा है। यही डर अब कांग्रेस नेताओं को सताने लगा है। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा गहलोत जी के भतीजे को नोटिस आया है, यहाँ हरीश रावत और अरग सिंह को आया है। उसी तरीके से अन्य स्टेट्स में ऐसे नेताओं को जो बीजेपी के लिए थ्रेट है या बीजेपी जिनसे परेशान है, उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। एक आम बात है। उधर बीजेपी का कहना है कि विधायकों की खरीद फरोख्त जैसे कार्य इस राज्य में भविष्य में कभी दोहराए न जाएं। इसके लिए दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। स्टिंग प्रकरण एक कलंक था जो दोषी नहीं है। जांच के बाद उनको इस कलंक से मुक्ति मिल जाएगी। कोई दिशा में आगे बढ़ाई है। इस राज्य के अंदर पैसे लेकर विधानसभा के अंदर बहुमत बनाना, अनेकों प्रकार के लालच देकर अपने आप को सत्ता में स्थापित रखना, ये अभी तक भविष्य के अंदर कभी इसको दोहराया न जाए। इसका एक सार्थक रिजल्ट इस जांच के बाद आएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहरहाल स्टिंग प्रकरण में अगर इन नेताओं पर सीबीआई का शिकंजा कसा तो हरिद्वार सीट पर बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। हरिद्वार ही वो जिला है जहां विधानसभा में बीजेपी की सबसे कम सीटें हैं। लिहाजा 7 साल बाद ही सही स्टिंग प्रकरण एक बार फिर उठापटक मचा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई पर आरोप लगे हैं कि उन्हें फ्री में 2402 सेब के पौधे दिए गए। बाकायदा कांग्रेस ने आरटीआई की सूचना भी शेयर की है। वहीं कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आखिर कैसे विधायक के भाई को फ्री में सेब के पौधे दिए गए, जबकि बागवानी मिशन में एक पौधे की कीमत 465 रुपए थी। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है। वहीं मंदिर के पास निर्माण शुरू करने से पहले आसपास के इलाकों में वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा भूगर्भीय सर्वे किया जा रहा है, ताकि बाद में कोई समस्या पैदा ना हो। बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर के लगभग 75 मीटर एरिया को खाली कराया जाना है। इसी क्षेत्र में तत्व कुंड में आने वाले गर्म पानी, पंच धाराओं में आने वाले पानी का रिसाव जमीन के अंदर से होता है। केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों की एक टीम को बद्रीनाथ धाम भेजा है, जो बद्रीनाथ धाम में सभी परिस्थितियों पर सर्वे करके केंद्र और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे, जिनमें NRSC हैदराबाद, IIRS देहरादून और गढ़वाल विश्वविद्यालय के भू विज्ञान के सदस्य सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे जो तप्त कुंड है, इसका बेसिकली इसका जो अंडरग्राउंड चैनल है पानी, वो किधर को जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितनी गहराई पे, जब तक इसका ये पता न चले, इसका आकलन ना हो, तब तक इसके यहाँ पे इस तरह का खुदाई करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। स्थानीय लोग भी मास्टर प्लान के कार्यों से पहले वैज्ञानिक सर्वे के बाद ही बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य करने की बात कह रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो इससे पहले इसका जो भूगर्भीय सर्वे की जा रही है, इसलिए कि कार्य करने के पश्चात कोई भी ऐसा ना हो कि कोई चीज़, जैसे कि जो मुख्य चीज़ें यहाँ पे जो विलुप्त हो जाए, जिसमें कि पंचधाराएं हैं, तपत कुंड है, तो ये एक बहुत अच्छा कदम जो कि केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों को करके नई बद्री तैयार करने की कोशिश में है। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि पौराणिक चीजों से छेड़खानी न हो। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड से भेजे गए अमृत कलश यात्रा का दल रविवार को दिल्ली पहुंचा। इस अवसर पर विधिवत पूजा पाठ के साथ दल का स्वागत किया गया। ये कलश यात्रा शहीदों के त्याग और बलिदान को याद रखने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस यात्रा के तहत अमर शहीदों की जन्मभूमि की मिट्टी को अमृत कलश में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक लाया जा रहा है। अमृत कलश यात्रा के तहत देश भर से 7,500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ की चौदास घाटी में इन दिनों कंडाली महोत्सव की धूम मची हुई है। इस महोत्सव की खास बात यह है कि यह 12 साल में एक बार ही आयोजित होता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चौदास घाटी के 14 गांव में इन दिनों हर कोई कंडाली पर्व के रंगों में सराबोर है। आलम यह है कि इस पर्व में शामिल होने के लिए यहाँ के लोग देश विदेश से हिमालय की वादियों में पहुँच रहे हैं। पारंपरिक लोकगीतों में झूमते लोग रंग संस्कृति की छटा बिखेर रहे हैं। 12 साल में होने वाले कंडाली महोत्सव के आगाज का इतिहास भी काफी अलग है। इस पर्व के मौके पर चौदास घाटी के लोग कंडाली के पौधों को पूरी तरह नष्ट करते हैं। महोत्सव में मैं सबसे पहले हमारे चौदास के समस्त जनता को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए उन सबको बधाई देता हूं। और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह कंडाली का महोत्सव बड़े दिव्य और भव्य तौर पर मनाया जा रहा है, उसी तरह हर किसी के घरों में खुशी का आयोजन हो। माना जाता है कि करीब 400 साल पहले चौदास घाटी की एक महिला के बेटे की कंडाली के पौधे के कारण मौत हो गई थी।
जब महिला के बेटे की मौत हुई तो उस समय उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। बेटे की मौत होने पर महिला ने कंडाली पौधे को 12 साल में नष्ट होने का श्राप दिया था। तभी से हर 12 साल में इस महोत्सव को मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। महोत्सव के दौरान कंडाली के पौधों को पीट कर खत्म कर दिया जाता है। जो इलाज का जो दौर था वो शायद कंडाली पौधे तक आके रुक गया, वो इसलिए कि किसी ने उसको शायद वैध हो गए या जो भी होंगे, उन्होंने ये सुझाया कि कंडाली पौधे का उपयोग करिए, निश्चित आपको लाभ होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो कंडाली का पौधा उसके लिए सही साबित नहीं हुआ और वो उसका पुत्र जो है नहीं रहा। इस पर्व का खेती से भी सीधा सरोकार है। कंडाली के पौधों को खेती बागवानी के लिए भी खतरनाक माना जाता है। एक वजह ये भी है कि चौंदास घाटी के लोग इसे सामूहिक तौर पर नष्ट करते हैं। बहरहाल कंडाली पर्व आज भी यहाँ के लोगों को एकता की डोर में बांधता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। नैनीताल से पूर्व सांसद महेंद्र पाल ने नैनीताल लोकसभा सीट पर ताल ठोकी है। महेंद्र पाल ने कांग्रेस से टिकट की दावेदारी की है। एयर चीफ मार्शल आरजी के कपूर अपने निजी दौरे में रामनगर पहुंचे। कॉर्बेट पार्क भी जाने का है प्लान। हरिद्वार में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है और रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में अभियान चलाया गया है। नैनीताल के खेल मैदान में सुविधाओं के विस्तार का खाका तैयार किया गया। इसमें बॉक्सिंग रिंग के साथ वॉलीबॉल और दूसरी खेल गतिविधियों के लिए स्पेस बनाया जाना है। नैनीताल में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में शहर भर के बच्चों ने हिस्सा लिया है। देहरादून में पीआरडी जवानों ने आंदोलन की रणनीति बनाई। पीआरडी जवानों ने विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा का भी विभागीय अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और श्रद्धालु धाम में की गई व्यवस्था से काफी खुश हैं। चारों धाम आने वाले तीर्थयात्री अगले साल से सीमा दर्शन भी कर सकते हैं। सीमा दर्शन योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। रामनगर में बीजेपी महिला मोर्चा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं को मिले 33% आरक्षण के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। रुड़की नगर निगम में मेरी माटी मेरा देश के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक प्रदीप बत्रा समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। टिहरी उत्तरकाशी की सीमा पर स्थित चिन्यालीसौड़ शहर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां पर कई जगह सड़क में भूधसाव की स्थिति बनी हुई है। चिन्यालीसौड़ में टिहरी झील से लगे क्षेत्रों में भूधसाव के कारण लगभग 3000 आबादी के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसमें पीपल मंडी से लेकर नागड़ी तक का इलाका शामिल है, जहां जमीन धंसने के साथ मकानों में भी दरार बढ़ रही है। भूवैज्ञानिकों की ओर से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बावजूद आज तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए और जिले में देवी सौड़ से लेकर हरियाड़ी तक करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में भूधसाव बढ़ने के साथ ही गंगोत्री हाईवे का 100 मीटर लंबा हिस्सा भी धंस गया है। हमारा ये कहना है चिन्यालीसौड़ जो क्षेत्र है उसमें झील के कारण जो है काफ़ी भूधसाव हो रहा है और इसमें हमने जो है काफ़ी पूरे व्यापार मंडल में और इसमें हमने काफ़ी बार TADC को जो है बोला भी है, ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। टिहरी बांध की झील टिहरी से लेकर उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ तक फैली है और हर साल झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भूधसाव का खतरा भी बढ़ जाता है। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में बिजलवाड़ मोहल्ला मालिन बस्ती में मकान भूधसाव की जद में है। इसके अलावा झील किनारे बसे कुछ गाँव के घरों में दरारें बढ़ती जा रही है। हाँ, ये जब से मतलब टिहरी बांध की झील का यहाँ पे जलभराव शुरू हुआ तब से जो है हमारे जो झील के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उसमें लगातार भूधसाव और भूस्खलन होता जा रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ के लोगों में दहशत है
और हमने देखा गया कि जब जब ये झील का स्तर बढ़ता है तो मकानों में दरारें, सड़कों में दरारें, अभी कई स्थानों पर दरारें उभरने से लोगों में दहशत भी है। स्थानीय लोग पुनर्वास निदेशक और THDC प्रबंधन से चिन्याली सौर क्षेत्र में भूगर्भीय सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं ताकि झील से नगर को सुरक्षित रखा जा सके। भूदसाव देखने को समय समय पे चिन्याली सौर नगर क्षेत्र के किनारे बस्ती के क्षेत्रों में मिलता है, उससे दहशत यहाँ के लोगों में देखी जाती है और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि THDC एक प्लान के तहत कार्य करे जिससे यहाँ पे सुरक्षात्मक कार्य और यहाँ नगर की सुरक्षा हो सके। बलवीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री हाईवे, चिन्याली सौर, उत्तरकाशी। प्रदेश में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। पुलिस लोगों से अलर्ट रहने के साथ साइबर फ्रॉड होने पर फौरन शिकायत करने की भी अपील कर रही है। उत्तराखंड में साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं बीते 2 साल में उत्तराखंड की जनता के साथ जो ठगी हुई है वो करीब 100 करोड़ रुपए आकी गई है। ये ठगी देश के भरतपुर, मथुरा, नूह, जामताड़ा, अलवर, मेवात जैसे इलाकों में बैठे ठगों द्वारा की गई है, जिसमें केवल 8% ही पैसा जनता को पुलिस वापस लौटा पाई है। लेकिन इससे ज्यादा करीब 4000 करोड़ रुपए देश से बाहर बैठे ठगों के पास गए, जो चीन, फिलीपींस, कंबोडिया, हांगकांग, सिंगापुर में बैठे हैं। लेकिन इन 4000 करोड़ रुपए में अभी तक एक भी रुपए रिकवर नहीं हो पाया है। ओवरऑल अगर हम दोनों प्रकार के अपराध में देखेंगे तो हमने देखा है कि उत्तराखंड में लगभग 2 साल में लगभग 100 करोड़ के आसपास की हमारे यहाँ रिपोर्टिंग हुई है, जिसमें आपके दर्शकों के माध्यम से अवेयरनेस भी करना चाहता हूँ कि भारत सरकार की हेल्पलाइन है कि अगर किसी व्यक्ति के पैसे निकल जाते हैं तो वो है आपका 1930। जितनी जल्दी हो सके आप 1930 पे फोन करें अगर आप किसी भी प्रकार के वित्तीय साइबर अपराध के या हानि का आपको नुकसान होता है। पुलिस रिकवरी नहीं होने के कई कारण बता रही है। सबसे बड़ा कारण है समय पर ठगी की शिकायत नहीं होना है। पुलिस का मानना है कि साइबर फ्रॉड होने के करीब 10 मिनट तक सूचना पुलिस को मिल जाती है तो पैसा रिकवरी होने के चांस बनते हैं, लेकिन बाद में पैसा कई खातों से निकल जाता है, जिससे रिकवरी के चांस भी कम होते हैं। हम साइबर स्पेस में कहते हैं मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट, क्योंकि साइबर अपराधी है वो ATM मशीन के बाहर खड़ा रहता है, जैसे ही आपका फाइनेंशियल लॉस होता है वो तुरंत ATM से पैसे को विड्रॉ कर लेता है। तो गोल्डन टाइम जो होता है मुश्किल से 5 से 10 मिनट होता है। इसलिए गृह मंत्रालय द्वारा I4C द्वारा 1930 हेल्पलाइन नंबर संचालित की गई है। जितने भी आपके नोडल सेंटर्स हैं, जैसे उत्तराखंड का जो नोडल सेंटर है साइबर का वो उत्तराखंड STF है, तो हमारे साइबर थाने में लगातार वो 1930 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर चलता है। साइबर ठगी में रिकवरी फिलहाल ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। वहीं अलर्ट रहने पर भी साइबर ठगी से बचा जा सकता है। वहीं पुलिस ठगी होने पर तुरंत 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाने की लोगों से अपील कर रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रामनगर वन प्रभाग भी अब एक नया टूरिज्म जोन बनाने जा रहा है। यह जोन सीतावनी के पास ही बनाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने 27 किलोमीटर का एक रूट भी सिलेक्ट कर लिया है। इसका प्रस्ताव बनाकर उच्च स्तर को भेजा गया है। इसके पास होते ही यह जोन खोल दिया जाएगा। इस जोन को लेकर कवायद शुरू होने से वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह है। वो इसे स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए भी अच्छा कदम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और जो पर्यटक जो है कई बार कॉर्बेट में घूमने का अवसर नहीं मिलने के कारण मायूस होकर वापस जाते थे, उनको अब मायूस होकर नहीं जाना पड़ेगा। इस जोन के खुलने से इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भी एक नया गेट खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसका प्रस्ताव अभी बना रहे हैं। अगर ऊपर स्तर से हमको अनुमति मिल जाती है तो इसका जल्दी से जल्दी ये गेट का भी प्रारंभ कर लेंगे। तो ये हमारा भंडार पानी से एक और नया लूप बनेगा, लगभग 27 किलोमीटर का एक लूप बनेगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।